आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको योग के जरिए निरोग रहने का तरीका बताएंगे। आज हम किशोरियों में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं पर भी आपको जानकारी देंगे। महिलाओं के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पीरियड्स या मासिक धर्म। मासिक धर्म किशोरियों में यौवन अवस्था की शुरुआत से जुड़ा है। ये अवस्था अपने साथ बहुत से नियम, प्रतिबंध, परिवर्तन साथ लेकर आती है। कुछ लड़कियों को 16 वर्ष की उम्र तक मासिक धर्म नहीं होता, कुछ लड़कियों में जल्दी आरंभ हो जाता है। कभी कभी तो केवल 9 से 10 साल की उम्र में ही कुछ लड़कियों को मासिक धर्म होने लगता है और इस दौरान काफी ब्लीडिंग भी होती है। वहीं एक बहुत आम समस्या है मासिक धर्म से कुछ दिन पहले तनाव की स्थिति रहना। पीरियड से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में कम उम्र की लड़कियों को पूरी जानकारी देना बेहद जरूरी है। हाइजीन या साफ सफाई की बातें बताना जरूरी है। मासिक धर्म के बारे में खुलकर बात करने की आज के समय में जरूरत है, खासकर तब जब किशोरियों में इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है। पहली बार पीरियड्स के होने पर बच्चियों के मन में घबराहट, असमंजस, डर और चिंता भी आ जाती है। इस समय होने वाली परेशानियां उन्हें और भी डरा देती हैं, क्योंकि वो इसके बारे में कम जानती हैं। ऐसे में उन्हें सही और उचित जानकारी देना न केवल इस प्राकृतिक प्रक्रिया को लेकर उनके मन में असमंजस को हटा देता है, बल्कि उसे पीरियड के दौरान सामान्य जीवन जीने में भी मदद करता है। आज हम आपको किशोरियों में मासिक धर्म से जुड़ी जानकारी देंगे और समस्याओं के निदान के बारे में भी बताएंगे। हमारे साथ आज हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर मीता झाला जी। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो डॉक्टर मीता, आपको आज मासिक धर्म के हर पहलू पर जानकारी देने वाली हैं। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और सुलझाइए अपनी समस्याएं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आप हमें फोन कर सकते हैं 0120612796 और हमारा दूसरा नंबर है 0120612796। तो आज मासिक धर्म को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और पहली बार जब बच्चियों को पीरियड्स होते हैं तो कई बार जो माएँ हैं वो भी उनसे खुलकर इस बारे में बात नहीं करती हैं, उनको नहीं बताती हैं। और जब उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है, पहली बार जब उनको पीरियड्स होते हैं तो कई बार वो परेशान भी हो जाती हैं, चिंतित भी हो जाती हैं। ऐसे में समय से पहले बच्चियों को इस विषय के बारे में घर में माओं की जिम्मेदारी होती है कि उनको इसके बारे में जानकारी दें। इसके साथ ही पीरियड्स का सही समय क्या होता है, क्योंकि आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि 9 से 10 साल की जो बच्चियां हैं उनको भी पीरियड्स होने लगे हैं। इसका क्या कारण है, इसको भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा रक्तस्राव जो होता है उसका क्या कुछ कारण होता है। इसके साथ ही जिस तरीके से दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो आयुर्वेद में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से इस दर्द को कम किया जा सकता है। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम लेंगे। और अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप डॉक्टर मीता से आज पूछ सकते हैं। आज हम किशोरियों में मासिक धर्म से जुड़ी जानकारी पर चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि किशोरावस्था जो होती है उसमें जो परिवर्तन होते हैं उनके क्या कुछ कारण होते हैं? आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मीता झाला है। मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पे कार्य कर रही हूँ।
तो जिस तरीके से बहुत कुछ आपने अभी समझाया, इसी को मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी। ठीक है मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगी, अगर आपके पास टीवी चल रहा है, टीवी की वॉल्यूम तेज है तो प्लीज उसको पहले आप बंद कर दें, या अगर आप स्पीकर पर हैं तो उसको भी आप स्पीकर से हटा दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, तो डॉक्टर मीता से आप चर्चा कर सकते हैं। आज का जो विषय है इसको लेकर आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी आज डॉक्टर मीता आपको देंगी। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं पर आज हम बात कर रहे हैं, और अगर आपको भी पीरियड्स में अनियमितता होती है, पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, इसको लेकर आप भी कॉल कर सकते हैं। पीरियड्स में अक्सर हमने देखा है कि महिलाओं में, बच्चियों में पैरों में दर्द, इसके अलावा पीठ में दर्द, ये तमाम शिकायतें रहती हैं। तो इसका क्या कुछ कारण होता है, और आयुर्वेद में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे इस दर्द में राहत मिल सके, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर मीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अभी आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, देखो, आज का जो टॉपिक है मेरा, जिस पर मैं टॉक करना चाह रही हूँ, वो है मासिक स्राव से संबंधित परेशानियां किशोरियों में, या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन एडोलसेंस एज ग्रुप। तो सबसे पहले तो यहाँ समझना जरूरी है कि एडोलसेंस एज ग्रुप एग्जैक्टली क्या है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो स्टेटमेंट होता है, उसमें 11 to 19 ईयर की एज ग्रुप की जो गर्ल्स होती है उनको हम लोग किशोरी शब्द कहते हैं, या उसी को एडोलसेंट गर्ल्स बोला जाता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते ये मैंने महसूस किया है कि अभी पिछले 10 सालों की अगर हम स्थिति देखें तो किशोरियों में मासिक स्राव से संबंधित जो परेशानियां हैं उनका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, या ये कहिए कि वो बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी है, जिससे उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो ठीक नहीं है, ये एक कारण है उसमें। लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित हो रही है, उनका जो स्टडी का जो लेवल है वो कमजोर पड़ता जा रहा है, वो अपना जो फ्यूचर डिसाइड करने के लिए जो उनको एफर्ट्स करने चाहिए वो प्रॉपरली वो लोग नहीं कर पा रही है। तो मासिक धर्म से संबंधित जो परेशानियां हैं आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एडोलसेंस एज ग्रुप 11 to 19 ईयर हमने क्यों रखा है, इसमें क्या होता है। तो होता क्या है कि जब भी कोई छोटी बच्ची है, या हम ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था से युवावस्था के बीच में जाने का जो सफर होता है, एक नाजुक दौर से गुजरता है, और वही नाजुक दौर जो होता है वो किशोरावस्था कहा जाता है। उसमें बहुत तरीके के परिवर्तन जो होता है लड़कियों में देखे जाते हैं, जिसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ मानसिक परिवर्तन होते हैं। और शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन, इन दोनों का जो कारण है वो हार्मोन्स होते हैं, और इन हार्मोन के परिवर्तन की वजह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बॉडी का, वो भी इफेक्टेड होता है। उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, फिर अब प्यूबर्टी से लेकर के कंप्लीट एडल्टहुड तक जाने तक बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मासिक धर्म एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है एडोलसेंस एज ग्रुप का। तो जैसे ही कोई भी बच्ची है 12 साल के आसपास पहुंचती है, 12 से 13 साल के बीच में, उसको पहली बार रजोदर्शन होता है, जिसको हम लोग मेनार्की कहते हैं। तो जब मेनार्की का एक टाइम है कि वो 12-13 साल पे होगा, लेकिन जैसे ही मेनार्की होगी उसके बाद में बहुत सारी परेशानियां जो है उन लड़कियों को फेस करना पड़ता है। मासिक धर्म के विषय में अगर हम जानना चाहें तो ये सभी जानते हैं कि ये हर माह 28 से 30 दिन पे एक चक्र के रूप में चलता है, जिसमें 4 से 5 दिन तक योनि से जो है रक्तस्राव होता है। लेकिन कभी कभी ये रक्तस्राव मासिक धर्म जो है प्राकृतिक न होकर के अप्राकृतिक रूप ले लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती है। तो अब बिल्कुल इसी सवाल पर मैं आने वाली भी थी डॉक्टर मीता, कि कई बार हम देखते हैं कि जो मासिक चक्र होता है उसमें कहीं ना कहीं कई बार अनियमितता होती है, तो इसका क्या रीजन होता है? मासिक धर्म से संबंधित अनियमितता, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अनियमितता किस प्रकार की हो सकती है। तो जैसे मैंने बोला कि ये मासिक धर्म का जो चक्र होता है चक्र रूप में चलेगा, तो किसी में 28 दिन, किसी में 30 दिन, कभी कभी 25 दिन का सामान्य रूप से होता है, और कभी कभी 35 दिन तक भी सामान्य होता है, और एक नियमित अंतराल पे आएगा, 3 से 4 दिन रुकेगा। लेकिन कभी कभी जब उसका पैटर्न एब नॉर्मल हो जाता है, तो सबसे पहली जो अनियमितता होती है वो होती है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के रूप में हमें देखने को मिलेगी। वो इस तरीके से हो सकती है, पॉलीमेनोरिया के रूप में हो सकती है, यानी बहुत जल्दी जल्दी साइकिल आने लगेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि वो ओलिगोमेनोरिया के रूप में मिलती है, यानी मासिक धर्म के समय
चक्र जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 35 से 40 दिन निकल जाते हैं, तब भी माहवारी समय पे नहीं आती। और कई बार हम देखते हैं कि नियत समय पर माहवारी आ रही है, लेकिन जो ब्लीडिंग का फेज है जो कि 4 से 5 दिन होना चाहिए वो बढ़ के 7 या 8 दिन तक हो जाता है, तो इसका भी नुकसान होता है। और अनियमितता का जो कारण है मुख्य रूप से जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो अब हम बात करेंगे कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो एक जो लाइफ स्टाइल जो है, आज के जमाने में जो जीवन शैली है वो परिवर्तित हो चुकी है, तो हम इसको एक जीवन शैली जन्य विकार कह सकते हैं। इसके अलावा मासिक धर्म का जो नियंत्रण होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस से भी कंट्रोल होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एक मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि पूरा एक मास्टर पार्ट कहा जाता है हार्मोनल सिस्टम का। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, देन पिट्यूटरी से हमारे शरीर में जो अंडाशय होते हैं जिसको ओवरी कहा जाता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है प्रजनन उत्पादन के लिए अंडे बनाना, साथ ही साथ हार्मोन्स को सिक्रीट करना। तो पूरा का पूरा जो फॉल्टी लाइफ स्टाइल है वो हमारे HPO एक्सिस को प्रभावित करती है, और उसी की अनियमितता के चलते हमें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, जीवन शैली को लेकर आपने यहाँ पर डॉक्टर मीता बात की। किशोरियों को मासिक चक्र के दौरान और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? अब देखिए, मासिक धर्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। स्कूल्स में भी इसके लिए 9th 10th जब क्लासेस होती है कि जैसे ही मासिक स्राव होने का, अब तो अर्ली मेनार्की देखा जा रहा है। पहले के समय में जो हमारे आचार्यों ने भी बोला है कि 12 वर्षात यानी 12 वर्ष पे मासिक धर्म शुरू होता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं डे टू डे जो पेशेंट्स हमारे पास OPD में आते हैं उनमें हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि 10 से 11 साल, 8 साल की बच्ची, कई बार 9 साल की बच्ची को भी मासिक धर्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि जो समय है उस पे मासिक धर्म से संबंधित जानकारी पूरी तरीके से उन्हें होनी चाहिए कि ये मासिक धर्म एक चक्र के रूप में है और पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, और ये एक प्रकृति है जिसका हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो रजस्वला, हम इसको रजस्वला कहेंगे कि जब मासिक धर्म चल रहा है तो उसमें रज का स्राव होता है, ऐसी कन्या या स्त्री को हम रजस्वला कहते हैं। तो वो रजस्वला का जो समय होता है 4 से 5 दिन का, उसे हमें एक विशेष रूप की परिचर्या या देखभाल की जरूरत होती है। उसमें हमें यही ध्यान रखना है, सबसे पहले मासिक स्राव से संबंधित स्वस्थ व्रत का पालन करना या हाइजीन को मेंटेन करना, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो इसको प्रमोट करने के लिए जो मई का महीना होता है उसमें हर बार 28 मई को, क्योंकि 28 दिन का ये चक्र होता है, मई का महीना 5 को डिनोट करता है, तो 28 मई को जो है पूरे मतलब वर्ल्ड में वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। यानी मासिक धर्म के समय साफ सफाई का ध्यान रखना, तो पूरी तरीके से साफ सफाई का ध्यान रखना है। सैनिटरी नैपकिन्स को यूज करना है, अगर कोई कपड़ा इस्तेमाल कर रहा है तो वो एकदम साफ होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का संक्रमण नहीं होना चाहिए, और गर्म या उष्ण आहार का सेवन करना है, विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना है। ठीक है, बड़ी बच्चियों को तो स्कूल में शिक्षा दी जाती है, पहले ही बताया जाता है पीरियड्स से पहले कि क्या कुछ अगर ऐसी चीजें होती हैं तो क्या कुछ सावधानी बरतनी है, लेकिन छोटी बच्चियों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। डॉक्टर मीता, जैसा कि अभी आपने कहा कि 8 से 10 साल की जो बच्चियां हैं उनको भी पीरियड्स होने लगे हैं, कई ऐसी बच्चियां आपके पास पहुंचती हैं, उनके परिवार वाले पहुंचते हैं। हमने देखा है कि स्कूल में जो बड़ी बच्चियां हैं उनको तो टीचर बताते हैं कि ये सिचुएशन होती है, लेकिन छोटी बच्चियां 8 साल की जो उम्र है वो बहुत कम होती है। ऐसे में ना तो घर वाले गाइड करते हैं ना फिर टीचर गाइड करते हैं कि ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है। तो पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी कम उम्र में जो बच्चियों को पीरियड्स हो रहे हैं इसका क्या कुछ कारण होता है, और क्या सही उम्र होती है जब एक माँ को गाइड करना चाहिए अपनी बच्ची को पीरियड्स के लिए? हाँ रेणु जी, आपका बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि जब इस तरीके से हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास जो महिलाएं अपनी बच्चियों को लेके आ रही, तो सबसे बड़ी दुविधा तो उनके लिए होती है क्योंकि उनकी बच्ची बहुत छोटी उम्र में होती है और उनको ये समझा पाना कि ये क्या चीज है। लेकिन इसमें यही है कि उम्र तो सही यही है कि 8 साल की उम्र ही हम इसको निर्धारित करेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर हम बच्ची को कुछ बताना भी चाहेंगे तो उसको तनाव रह जाएगा। तो सही उम्र में 8 साल के आसपास की अगर उम्र है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 9 साल या 10 साल में ऐसा उसको हो सकता है। तो उसमें माँ को एक काउंसलिंग करनी होगी कि बेटा इस तरीके से जो है शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है और हर महिला और हर लड़की को इस दौर से गुजरना होता है, और कब भी तुम्हें अगर इस तरीके की कोई परेशानी होती है कि पहली बार तुम्हारा मासिक धर्म इस तरीके से आ सकता है तो तुम उसके लिए तनावग्रस्त मत होना। और उसके बाद में जैसे इतनी एज में मैंने ये फील किया है कि पेशेंट जैसे तुरंत आता है हमारे पास और वो यही कहता है कि
मैडम आप कुछ करिए कि अब ये पीरियड जो है दोबारा इसको अगले महीने में नहीं आए। लेकिन चूंकि ये एक सिस्टम बना हुआ है, ये प्रकृति का नियम है कि जो साइकिल एक बार शुरू होगा तो सही तरीका तो यही होना चाहिए कि वो हर महीने आए, लगातार अंतराल पे आए और 3 से 4 दिन तक रुके। लेकिन इसको रोक पाना संभव नहीं होता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसकी जो स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस होती है स्कूल्स में, क्योंकि कई बार जब इनिशियल पीरियड होता है तो बच्चों को बहुत ज्यादा कष्टार्थव या हम कह सकते हैं कि डिसमेनोरिया उनको फील होता है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के दौर से वो लोग गुजरती हैं, जिससे वो अपनी स्कूल में नहीं जा सकती, लगातार 5 से 7 दिन वो स्कूल से छुट्टियां ले रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि कुछ ऐसी औषधियां उनको बताई जाए ताकि वो इस दौर से गुजरे, कि एक बार मासिक चक्र शुरू हो गया तो उसे रोक नहीं सकते। और बात रही कारण की, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये एक मैंने शुरू में बताया कि ये हाइपोथैलेमस से रिलेटेड चीज है। तो जितनी ज्यादा हम लोग इसको लिए कह सकते हैं कि जो एक्सपोजर्स मिल रहा है बच्चों को हर चीज का, तो इनका जो ये सिस्टम होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एज बताया गया है कि वो 12 प्यूबर्टी का एज भी एग्जैक्टली 8 ईयर बताया है कि 9 साल पे प्यूबर्टी प्रारंभ हो जाती है। यानी हमारी बॉडी में जो ओवरीज है वो सक्रिय हो जाती है, उनसे एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होने लगता है। और एस्ट्रोजन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर ग्रोथ होने लगेगी, बच्चियों का हाइट और वेट, एडिपोज टिश्यू कलेक्शन ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो ये जो है सीधा सा बात है कि जो खान पान का असर हो रहा है, क्योंकि अब जो खान पान हम देख रहे हैं कि जंक फूड बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, टीवी या सोशल मीडिया पे इस तरीके की जो चीजें हैं हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। जो चीज हम देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में, तो वो उस चीज को एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो आर्तव या मेंस्ट्रुएशन बताया गया है बॉडी में, वो हमारा आग्नेय प्रवृत्ति का होता है। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर आग्नेय, या जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मसालेदार और तीखा खाना खा रहे हैं, और वो आर्तव को जल्दी प्रवृत्त कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों का जो खान पान है वो शुरू से बहुत सादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा मसालेदार आहार को नहीं लेना है। तो मेंस्ट्रुएशन चक्र जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद में भी हमें 4 से 5 दिन तक रजस्वला परिचर्या करनी चाहिए, जिसमें हमें लवण है यानी नमक ज्यादा नहीं लेना, मिर्च ज्यादा नहीं लेनी, खट्टी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ताकि एक्सेसिव होने वाली ब्लीडिंग को भी कम किया जा सके और उसकी वजह से जो पेन हो रहा है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी पर मैं अभी आने वाली भी थी। दर्द को लेकर आपने बात की, तो चाहे किसी भी किशोरी को लेकर बात की जाए, किसी भी महिला को लेकर बात की जाए, शायद कोई महिला ऐसी होगी जो हर महीने इस दर्द से गुजरती ना हो। दर्द बहुत ज्यादा होता है कई महिलाओं को, तो कुछ को कम होता है लेकिन होता जरूर है। तो इसका क्या कारण है और आयुर्वेद में क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको इस्तेमाल करके इस दर्द से थोड़ी राहत मिल सके? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। रेणु जी, ऐसा होता है कि जिसको आप कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन के समय पे दर्द होना, तो उसको एक टर्म दी जाती है डिस्मेनोरिया और क्रश आर्तव, यानी जिसमें जब भी ब्लीडिंग होगी उसके 2-3 दिन पहले ही हम लोगों को लोअर एब्डोमेन में, बैक एक में, इनर थाइस पे पेन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रभावित होता है, जिसकी वजह से उल्टी या दस्त होते हुए देखे जाते हैं, और कभी कभी इस फेज में जो है वॉमिटिंग भी देखी जाती है। तो अब ये है कि ये क्यों होता है, तो सबसे पहले तो देखो कुछ में क्या होता है कि इसको हम लोग स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया टाइप का कहते हैं, कि जिसकी वजह से जो पेल्विक रीजन जो होता है, जिसमें हमारे यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, उनमें कंजेशन या ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जब तक वो यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो हैवी हो जाती है, अब वो जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक उसको वो पेन होगा। और उसका एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहा जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिव एजेंट होता है, और वो मायोमेट्रियल यानी मसल्स जो होती है गर्भाशय की, उसको वो संकुचित करने का कार्य करता है। तो उस समय में क्या होता है कि अगर किसी में प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल अगर बहुत ज्यादा होता है तो उसको जो कारण होता है वो जो डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। कभी कभी बड़ी उम्र की जो महिलाएं होती है उनमें भी हम लोग देखते हैं कि 40 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र में पहले कभी दर्द नहीं हुआ, लेकिन अब अचानक से उनको मासिक स्राव के समय पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम जिम्मेदार ठहराएंगे कुछ बीमारियों को। हो सकता है गर्भाशय के अंदर, हो सकता है अंडाशय की ग्रंथियों में, हो सकता है नली के अंदर या आसपास के टिश्यूज में किसी भी तरह की कोई गांठ हो, कोई ट्यूमर हो, किसी भी प्रकार की सूजन हो, जैसे नली में पानी भरा होना, ओवरी में सिस्ट होना, यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड या जिसको हम लोग बच्चेदानी में गांठ का होना कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये सारी बीमारियां भी जो होती है उस दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि पेशेंट के लिए पेनफुल हो जाती है। तो इसमें सही परामर्श लेना चाहिए विषय विशेषज्ञ जो होते हैं प्रसूति स्त्री रोग के, और उसका निदान करवाना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी, अगर आप कहें कि हम ऐसा क्या करें कि उस समय दर्द कम हो,
तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए, वात, पित्त और कफ। तो उस समय का जो परिचर्या होती है उसमें वात और कफ यदि बॉडी में बढ़ा हुआ है तो वो हमेशा पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें कुछ ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि मासिक स्राव आने से 1-2 दिन पहले हमें वात, कफ, शामक कुछ औषधियां होती है, आंतों को आराम से प्रवृत्त करा सकते, उन औषधियों का सहारा लें, जिसमें हम लोग अजवाइन का काढ़ा पी सकते हैं, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो है जब भी पानी ले, गर्म पानी ले, ठंडी हवा से हम लोग बचे और ठंडे पानी से नहाना हम लोग बंद करें, उस समय गर्म पानी का सेवन करें। तो ये आहार और विहार यानी लाइफ स्टाइल एंड सम डाइट एंड सम मेडिसिन तीनों मिलकर के जो है हमको डिस्मेनोरिया में रिलीज करवाते हैं। डॉक्टर मीता, आपने तमाम जो महिलाएं हैं उनको आज इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।